समाज के तमाम छोटी-छोटी राजनीति के अंदर पार्टियां हैं। आखिरकार किसकी बदौलत ये छोटी-छोटी पार्टियां बनी है या फिर यूँ कहें कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं आज राजनीति के अंदर किसकी वजह से आ पाए हैं? इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट भूदेव महानंदिया जी। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू निशा जी। जी। आपको और सभी दर्शकों को मेरा नाम बुद्ध है। जय भीम। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जितने भी आज बहुजन समाज की देखी जाए तो छोटी-छोटी पार्टियां बनी हुई हैं। यह पार्टियां जो दावा करती हैं खुद के दम पे बनी हुई हैं, तो किसकी बदौलत आज ये राजनीति तक पहुंची है वह बताएं। हाँ निशा जी, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जी। आपका संविधान और संविधान के पहले क्या है? जो भारतवर्ष पे पहला 1919 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया बना, तो 1919 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया में भारतवर्ष को कुछ कुछ अधिकार मिलने लगा गणतंत्र के हिसाब से। तो यहाँ साउथ ब्यूरो कमेटी भारतवर्ष में आया था और साउथ ब्यूरो कमेटी को बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत में रहने वाले 85% पॉपुलेशन डिप्रेस्ड क्लास लोगों के बारे में ये बताते हैं और एविडेंस भी दे देते हैं। उसके बाद जब साउथ ब्यूरो कमेटी ब्रिटिश एम्पायर को ये रिपोर्ट दे दी है भारत का पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, उसके बाद 1919 एक्ट हुआ। 1919 एक्ट में कुछ सुधार लाया गया। कुछ सुधार मतलब भारत वर्ष में डेमोक्रेसी कैसे चलेगा और भारत वर्ष का ताना बाना, फ्लोरा एंड फौना को समझना ब्रिटिश एम्पायर को इतना इजी नहीं था। और भारत का तमाम फ्लोरा एंड फौना, ताना बाना, जात पात व्यवस्था साउथ ब्यूरो कमेटी जब भारत वर्ष में आया तो साउथ ब्यूरो कमेटी को बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का ज्योग्राफी से लेकर भारत में रहने वाला 85% पॉपुलेशन और यहाँ हैव और हैव नॉट का सिचुएशन नहीं है। भारत में कास्ट एंड कास्ट का सिचुएशन है। यहाँ कैसे कास्टिज्म के बदौलत लोग कैसे गुलामी का जिंदगी जीते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर साउथ ब्यूरो कमेटी को ये बताते हैं, रिपोर्ट ये देते हैं, हम लोग यहाँ डबल गुलामी एंजॉय कर रहे हैं। एक आपका गुलामी, बाबा साहब कितने मजबूत थे, वो डरते ही नहीं कभी। तो साउथ ब्यूरो कमेटी को ये बताते हम लोग डबल स्लेवेरी एंजॉय कर रहे हैं। पहला स्लेवेरी ये भारत में रहने वाले मनुवादियों का गुलामी, हिंदुत्व का गुलामी हम छेड़ रहे हैं और दूसरा गुलामी आपका और ब्रिटिशों का। हम लोग डबल गुलामी है। जब डबल गुलामी हम एंजॉय कर रहे हैं, भारत में कैसे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगा? तो साउथ ब्यूरो कमेटी यहाँ एविडेंस मांगते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर को। तो बाबा साहेब अम्बेडकर एविडेंस देते हैं और 1919 एक्ट में कुछ सुधार लाया जाता है। उसको रिवाइव करने के लिए भारत वर्ष में दलितों का कुछ हक और डिप्रेस क्लास लोगों के लिए जो अधिकार के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर मांग रखे थे, उनको एक्यूरेट एक्शन में लाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रिपोर्ट के हिसाब से साइमन कमीशन भारत आता है। मैं आपको बता दूं, हमारा दर्शक को जानकारी के लिए बता दूं, बाबा साहेब और रिपोर्ट के तहत साउथ ब्यूरो कमेटी का जो रिपोर्ट दिए थे, एविडेंस दिए थे और 1919 एक्ट में कुछ सुधार के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जब मांग रखे थे, तब साइमन कमीशन फरवरी 3 1928 में फर्स्ट टाइम भारत आता है। 3 फरवरी 1928 में फर्स्ट टाइम भारत आता है और री एग्जामिनेशन करने के लिए 1919 एक्ट को। और 1919 एक्ट में क्या गलत है, खामियां क्या है, उनको क्या सुधारेंगे और डॉक्टर अंबेडकर का दिया गया मेमोरेंडम गलत है ना सही, इनको भी री एग्जामिनेशन करने के लिए साइमन कमीशन जॉन साइमन का साथ भारतवर्ष में आते हैं। तब यहाँ क्या होता है ना, भारतवर्ष में मनुवादी जैसे कांग्रेस, कम्युनिस्ट और कुछ मनुवादी पार्टी का सोच का विचार का लोग साइमन को भगाने के लिए गो बैक साइमन कहते हैं और ब्लैक झंडा दिखाते हैं। भारतवर्ष में इतिहास में हमें ये कभी पढ़ाया नहीं गया, गो बैक साइमन पढ़ाया गया है। साइमन को क्यों गो बैक
किया गया ये पढ़ाया नहीं गया। जब हम वॉल्यूम नंबर 17 पेज नंबर 64 पढ़ते हैं तो यहाँ पता चलता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने साइमन कमीशन को भारत आने के लिए मजबूर कर रखे थे, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर मानवतावाद, बाबा साहेब अम्बेडकर भारत में रहने वाले भारतीयों का आजादी चाहते थे। लेकिन गांधी एंड हिज कंपनी और उस वक्त का कम्युनिस्ट लीडर और उस वक्त का जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे, ये नहीं चाहते थे। सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का हाथ में भारत का शासन रहना चाहते थे। भारत का डेमोक्रेसी का शासन जी का फॉर्म में नहीं थे, जी। डेमोक्रेटिक शासन का फॉर्म में नहीं थे। इसीलिए ये लोग गोबेक साइमन किए। जैसे भी आपने बताया कि जो हमारे स्कूलों में या कहीं पर भी हमें पढ़ाया जाता है तो सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता है, गो बैक साइमन। जो भारत में साइमन आया था उसके लिए लोगों ने आंदोलन किया था, गो बैक साइमन। क्यों किया था, इसका रीजन क्या था, इसके पीछे उसको गो बैक करने के पीछे जो रीजन था वो बताइए। साइमन कमीशन 1928 3 फरवरी में जब आया तो जी मनुवादियों का चूल्हा हिल गया, चूल्हा। जी मतलब भारतवर्ष में डेमोक्रेसी का नींव मजबूत करने के लिए साइमन आया था। जी डेमोक्रेसी का मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर जानते थे और गांधी भी जानते थे डेमोक्रेसी क्या है। मैं बता दूं, भारत का तमाम लीडर भारत में बैठकर हिंदुत्व के बारे में रिसर्च कर रहे थे जब, तब बाबा साहेब जी अम्बेडकर फॉरेन जाके डेमोक्रेसी के बारे में रिसर्च करते थे। उनका पढ़ाई में मैक्सिमम टाइम बाबा साहेब अम्बेडकर डेमोक्रेसी के बारे में जानते थे, तमाम वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अध्ययन कर चुके थे। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को लॉ, लिबर्टी लिबर्टी फर्टानिटी इक्वालिटी के बारे में पता था। तो भारतवर्ष में लॉ जी एस्टेब्लिश करना है, भारतवर्ष में इक्वालिटी एस्टेब्लिश करना है, भारतवर्ष में सोशल जस्टिस एस्टेब्लिश करना है, जात पात को मिटाना है, तो एक ही मार्ग है वो डेमोक्रेसी। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर साउथ ब्यूरो कमेटी को अवेयरनेस देते हैं और 1919 गवर्नमेंट एक्ट का खामियाई गलती क्या है वो भी लिख के ब्रिटिश एम्पायर को दे देते हैं। बाबा साहेब चाहते थे हमें डबल गुलामी से आजादी, ब्रिटिश एम्पायर से आजादी, ये मांग रखते थे बाबा साहेब अम्बेडकर। जब क्यों गोबेक बोला गया, गोबेक इसीलिए बोला गया, साइमन कमीशन भारत में कामयाबी हो गया, मतलब भारत में जात पात मिट जाएगा, भारत में लॉ एस्टेब्लिश हो जाएगा, भारत में कस्टिज्म नहीं रहेगा, मतलब हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। जी हिंदुत्व खतरे का मतलब कस्टिज्म मिट जाता है। डेमोक्रेसी क्या कहता है, डेमोक्रेसी लॉ मानता है, इक्वालिटी मानता है, लिबर्टी मानता है, फ्रेटर्निटी मानता है। एक बार डेमोक्रेसी शासन हो गया मतलब भारतवर्ष में राजा, इसीलिए निषाद गोबेक साइमन का नारा दिए थे और साइमन को प्रबल विरोध किए थे। भारत का जितना भी बड़े बड़े पार्टी जैसे कांग्रेस उसमें प्रमुख भागीदारी था निशा जी। जी तो इसीलिए साइमन कमीशन गोबेक किया गया। तब 1928 एंड 29 में साइमन कमीशन 2 बार जी भारत में आया, सेकंड टाइम विजिट किया विंटर सीजन में। जब विंटर सीजन में साइमन कमीशन सेकंड टाइम भारत में आता है, आने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेहरू रिपोर्ट को नकारते हैं। डिप्रेस क्लास पीपल के बारे में नेहरू जो रिपोर्ट दिए थे, गांधी जो रिपोर्ट दिए थे, वो रिपोर्ट के खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर एविडेंस दे देते हैं, जो एविडेंस 10 साल पहले साउथ ब्यूरो कमेटी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देते हैं। और वो एविडेंस के बदौलत भारतवर्ष में डिप्रेस क्लास लोगों को वोटिंग राइट, कम्युनल अवार्ड एंड सेपरेट सेटलमेंट जैसे अधिकार मिलने का दावेदारी बाबा साहेब अम्बेडकर ने ठोक डाले। और 1932 में बाबा साहेब अम्बेडकर ये करके दिखाए ब्रिटिश एम्पायर में, राम से मैकडोनाल्ड के सामने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब अम्बेडकर ये दलील पेश किए थे 1919 एक्ट का खामियाई और साउथ ब्यूरो कमेटी को दिया गया एविडेंस। और 1928 अगस्त 3 में जब बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ था और सेकंड टाइम 1928-29 में जब साइमन कमीशन भारत आए थे, उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर जो रिपोर्ट दिए थे वो एविडेंस बाबा साहेब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखे।
उनका स्ट्रांग वकालत, उनका स्ट्रांग डिटर्मिनेशन और डिबेट में तमाम मनुवादी पार्टी भारत का बूना साबित हो गए और बाबा साहेब वहां विक्टिम हो गए। उसका फलस्वरूप भारतवर्ष डेमोक्रेसी में कन्वर्ट होने लगा और भारत में रहने वाले 85% पॉपुलेशन एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और उसके साथ साथ भारत में रहने वाले तमाम औरत, चाहे वो ब्राह्मण का औरत हो ना क्यों, उनका घर का अंदर घुसकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनका औरत को भी अधिकार दे दिया। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ये जानते थे दलित कम्युनिटी में जो औरत टर्चर होती है वो मनुवाद उन्हें टर्चर करता है, लेकिन दलित परिवार कभी भी उनका माँ और बहन को टर्चर नहीं करते, वो इज्जत देते हैं। लेकिन ऊंचे घर जो सवर्ण खुद को कहते हैं, इनका परिवार में औरत को ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, उन्हें ज्यादा टर्चर किया जाता है, उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता था, उन्हें संपदा से वंचित किया जाता था, उन्हें तमाम पेटर्नल प्रॉपर्टी लेने के लिए कोई अधिकार ही नहीं था। ये बाबा साहेब अम्बेडकर बचपन से ही जानते थे। जब सितारा में जब जब बाबा साहेब अम्बेडकर का प्राइमरी एजुकेशन हुआ था, उस दिन से बाबा साहेब जानते थे वो गांव का सिचुएशन क्या है और उनका घर में घुसकर, मनुवादियों का घर में घुसकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनका औरत का अधिकार दे दिए हैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का 1919 साउथ ब्यूरो कमेटी का सामने रिपोर्ट, 1928 फरवरी महीना का साइमन कमीशन का सामने रिपोर्ट और 1928-29 विंटर सीजन में बाबा साहेब अम्बेडकर जो एविडेंस साउथ ब्यूरो कमेटी को दिए थे, वो रिपोर्ट सब मिलाकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब ये बात रखे थे और दहाड़े थे। उसका फलस्वरूप भारतवर्ष में आज जो एंजॉय कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड जितने भी उच्च वर्ण का औरत आज जो अधिकार पा रहे हैं डेमोक्रेसी में, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का कठिन परिश्रम का बदौलत, दिन रात मेहनत, तमाम त्याग बलिदान फलस्वरूप आज भारत में डेमोक्रेसी हो गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर मई 7 1929 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्राम के लिए भारतवर्ष में कैसे संवैधानिक संस्थाओं तैयार होगा, कैसे संवैधानिक सिस्टम तैयार होगा, एग्जीक्यूटिव कैसे होगा, लेजिस्लेटिव कैसे होगा, जुडिशियरी कैसे होगा और प्रेस मीडिया कैसे चलेगा, इसके बारे में मसौदा तैयार करके बाबा साहेब अम्बेडकर रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्राम के बारे में रिपोर्ट सबमिट करते हैं मई 7 1929 में। किसको? साइमन कमीशन को। बाबा साहेब इतना दूरदर्शी थे, इतना ज्ञानी थे, जे भारत का लेजिस्लेटिव प्रॉब्लम के बारे में उन्हें पता था। भारत का एग्जीक्यूटिव कैसे होगा, भारत का लेजिस्लेटिव कैसे होगा, भारत का जुडिशियरी कैसे होगा, भारत का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियरी में कैसे एससी, एसटी, ओबीसी एंड वुमेन को जगह कैसे मिलेगा। बाबा साहेब चाहते थे क्या? भारत का डेमोक्रेसी में सबको बराबर हक मिले। तो ये मसौदा तैयार करके, ड्राफ्टिंग तैयार करके बाबा साहेब अम्बेडकर मई 7 1929 में सबमिट कर देते हैं किसको? साइमन कमीशन को। और साइमन कमीशन वो रिपोर्ट को फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर मई 17 1928 में ये रिकमेंडेशन को कहां सबमिट होता है? ब्रिटिश एम्पायर में सबमिट होता है, जिसका फलस्वरूप अल्टीमेटली भारत में क्या राजतंत्र का खतरा बन जाता है, खत्म होने का। तब राजा महाराजा जितने भी शासन वर्ग बैठे हुए राजा को सोच में पड़ जाते हैं अम्बेडकर क्या करना है। तो सब लोग मिलकर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ जाके गांधी को मुलाकात करते हैं, गांधी को ये बताते हैं अम्बेडकर क्या कर दिया। साइमन कमीशन सक्सेस होकर चला गया, साउथ ब्यूरो कमेटी उनका लिंक रिपोर्ट सबमिट कर दिया, 1919 एक्ट को परिवर्तन कर दिया, शायद नया एक्ट आ जाएगा, भारत में राज राजोड़ा का शासन नहीं रहेगा। जब भारत स्वाधीन भी सर, हो जैसे जाएगा। भी आपने बताया है तो इंडियन डेमोक्रेसी का फाउंडर क्यों कहा जाता है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को? यस,
बाबा साहेब अंबेडकर का कठिनाई परिश्रम का फलस्वरूप साइमन कमीशन, साउथ ब्यूरो कमीशन, 1919 गवर्नमेंट एक्ट, ये जो तमाम एक्ट और 1935 एक्ट बाद में होता है, इसमें पता चलता है राजतंत्र भारत में खत्म होना। भारतवर्ष में भारत को छोड़ने से पहले भारत को राजतंत्र खत्म करना, क्योंकि राजतंत्र भारत में कंटिन्यू रहेगा मतलब यहाँ दलितों को, दबे कुचले लोगों को, डिप्रेस क्लास लोगों को, भारत में रहने वाले तमाम औरत को, सिर्फ एससी एसटी औरत नहीं, सवर्ण घर का औरत को भी बराबर का अधिकार मिलेगा, जो बाबा साहेब अम्बेडकर उनका रिपोर्ट में सबमिट करते हैं साइमन कमीशन को। और वो साइमन कमीशन ब्राउन से मैकडोनाल्ड को सबमिट कर देता है, और सेम बात बाबा साहेब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पुट अप करते हैं, और भारत, इसका फलस्वरूप भारत में 1935 एक्ट बनता है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत में डेमोक्रेसी का फाउंडर कहते हैं। नहीं तो गांधी जी और उस वक्त का तमाम लीडर भारत को डेमोक्रेसी राष्ट्र नहीं चाहते थे, ये ऑटोक्रेसी चाहते थे या कुछ राजा राजोड़ा का शासन चाहते थे। इन लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब ही मालूम नहीं था। ये लोग हिंदुत्व के बारे में, कस्टिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, और बाबा साहेब अम्बेडकर तमाम वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के भारत को डेमोक्रेसी नेशन बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रखे थे और सक्सेस भी हो गए। इसीलिए तो 1928 में गो बैक साइमन बोला गया। गो बैक साइमन बोलने का मतलब ये है भारत वर्ष में जात पात रहेगा, भारत वर्ष में भारत लोग का राज राजोड़ा शासन चलेगा, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं चलेगा, मनुवाद और ब्राह्मणवाद का हावी यहाँ रहेगा। इसीलिए ये लोग साइमन को विरोध किए थे। दूसरी तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर साइमन को वेलकम किए थे। फर्स्ट विजिट, सेकंड विजिट में उनका सफिशिएंट एबिलिटी एंड नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्ञान, समाज के बारे में ज्ञान, इस भारत का फ्लोरा एंड फौना, भारत का एससी एसटी ओबीसी औरत का दुख दर्द को इन्होंने लिख कर, दिन रात मेहनत करके लिख कर एविडेंस के साथ जो दिए थे, वो फल हो गया, और हमारा देश क्या बन गया, डेमोक्रेसी बन गया। जब बाबा साहेब अम्बेडकर उनका एडल्ट फ्रेंचाइज चैप्टर में 1 में क्या लिखते हैं, सेक्शन, आप देखेंगे समरी ऑफ द रिकमेंडेशन, बाबा साहेब का समरी ऑफ द रिकमेंडेशन के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। बाबा साहेब अम्बेडकर जो रिकमेंडेशन दिए थे उसके उसमें उनका सेक्शन 1 में बाबा साहेब अम्बेडकर, देयर शुड बी नो सेपरेशन ऑफ कर्नाटका एंड सिंध फ्रॉम द मुंबई प्रेसिडेंसी। बाबा साहेब पहला लिखते हैं, भारत का मुंबई प्रेसिडेंसी में कर्नाटका, सिंध प्रदेश और मुंबई प्रेसिडेंसी को अलग किया नहीं जाएगा, ये भारत में ही रहेगा, उस इंडिपेंडेंट नेशन बन नहीं पाएगा, सिर्फ भारत में रह के ही इंडिपेंडेंट बनेगा। ये फर्स्ट चैप्टर में सेक्शन 1 में रखते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। अखंड भारत चाहते थे, क्योंकि ना मद्रास चाहता था अलग होना, सिंध प्रदेश अलग होना चाहता था, ये लोग सेपरेट, जैसे पाकिस्तान आज सेपरेट बन गया ना, ऐसे चाहते थे ये छोटे छोटे राजा। बाबा साहेब अम्बेडकर इनको यूनाइटेड कर दिए। सेकंड चैप्टर में बाबा साहेब सेक्शन 2 में क्या करते हैं, सेक्शन 2 में देयर शुड बी कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी इन द प्रोविजनल एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट टू प्रोवाइड प्रोविजंस that if member of the legislature resolve the make its reserved subject effect shall be given to their resolution। बाबा साहेब सेक्शन 2 में ये रखते हैं कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी स्टेट लेजिस्लेटिव को आना चाहिए। चैप्टर 2 में कोई कोई बाहरी ताकत का रिस्पांसिबिलिटी नहीं रहेगा। बाहरी ताकत मतलब ब्रिटिश का कोई रिस्पांसिबिलिटी यहां नहीं रहेगा, हमारा देश है, हम शासन करेंगे। बाबा साहेब उनका चैप्टर 2 में क्या करते हैं, वो रिकमेंडेशन, अंडर नो सर्कमस्टेंस शुड बी एग्जीक्यूटिव बी मेड इरिमूवेबल। कोई भी सर्कमस्टेंस में जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगा उनको चेंज करने की ताकत गवर्नर जनरल रख नहीं पाएगा। भारतीयों भारत का शासन करेंगे। चैप्टर 3 में बाबा साहब ये रिकमेंड करते हैं साइमन कमीशन को, द गवर्नर शुड हैव the positions of constitutional head only, he should have no emergency power। बाबा साहब ये लिखते हैं जितना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत वर्ष में बनेगा उसमें गवर्नर स्टेट का हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होके बैठेगा, उनका पास कोई भी इमरजेंसी पावर नहीं रहेगा, कोई भी पावर को मिस यूटिलाइज कर नहीं पाएगा। सेक्शन 3
ऐसे करके बहुत सारे चीज बाबा साहेब अम्बेडकर दे देते हैं। लेजिस्लेचर कैसे होगा, जुडिशियरी कैसे होगा, सेक्शन थर्ड चैप्टर 1 में बाबा साहेब देयर शुड बी एडल्ट फ्रैंचाइज का बात रखे हैं। देखिए ये 1928 का बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना बाबा साहेब अम्बेडकर कॉपी किए, उनका पूर्वजों को पता नहीं है बाबा साहेब क्या किए। एविडेंस के साथ निशा जी ये 67 जी, पेज वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 1 में मिलता है। और सेक्शन थर्ड में लोगों को वोट कैसे मिलेगा ये रिकमेंड करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। चैप्टर 2 में कैसे स्टेट लेजिस्लेचर होगा ये बात रखते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। चैप्टर थर्ड में लेजिस्लेटर शुड बी कंसिस्ट 140 मेंबर of those Mohammedan should have 33 and depressed class 15। वहां रिजर्वेशन बात रख रहे हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 140 सीट के बारे में बता रहे हैं। और वो जो 140 सीट जो स्टेट लेजिस्लेटिव जितना स्टेट होगा उसमें से 33 सीट मोहम्मदान के लिए होगा, मुस्लिम के लिए होगा, जी, और 15 सीट डिप्रेस क्लास के लिए होगा। बाबा साहेब उस वक्त रिकमेंडेशन कर देते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। और बाबा साहेब चैप्टर 4 में ये लिखते हैं लोकनो पैक्ट इज नॉट ए परमानेंट सेटलमेंट एंड कैनॉट प्रिवेंट considerations of the question arising out of its affairs and their own merits। बाबा साहब अम्बेडकर लखनऊ जी, पैक्ट को नकारते हैं, वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं है उनका। उनको बाबा साहेब अम्बेडकर रिकमेंडेशन देते हैं, ये लखनऊ पैक्ट यहाँ जी, डिफर्म कर देते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। चैप्टर 5 में बाबा साहेब अम्बेडकर उनका रिकमेंडेशन में क्या लिखते हैं, देयर शुड बी नो सेकंड चैम्बर इन द प्रोविंस। कोई भी प्रोविंस में सेकंड चैम्बर नहीं होगा, सिंगल चैम्बर का बात रखते हैं। आज कुछ प्रोविंस में सेकंड चैम्बर बना दिए है क्योंकि बाबा साहब ये वक्त नहीं है, वो एक्सपेंडिचर को रोकने के लिए बाबा साहब ये बात रखे हैं। चैप्टर 6 में बाबा साहब द लेजिस्लेचर should have the power of the appointing, the removing the president, or defecting the privileges and regulating its procedure। section 72D and section 80C of the government of the Indian Act। गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन एक्ट के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं लेजिस्लेचर का पावर होगा प्रेसिडेंट को भी रिमूव करने के लिए। प्रेसिडेंट भी रिमूव हो जाएगा, जो कि सेक्शन 72D एंड 78C 86 के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ये रिकमेंड करते हैं उनका ड्राफ्टिंग में। खुद बाबा साहब अम्बेडकर ये सब बनाते हैं। इसीलिए निशा जी बाबा साहब अम्बेडकर को भारत का डेमोक्रेसी का फाउंडर बना जाता है। आज जो डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं ना, ये डेमोक्रेसी को अपना हाथ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बनाए हैं। जब बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते आज भारत पर डेमोक्रेसी नहीं बनता। जी, और बहुत सारा श्रेय गांधी, नेहरू, पटेल किन 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 को लोग देते हैं ना, ये गलत है। भारत में डेमोक्रेसी आज चल रहा है, ये डेमोक्रेसी का फाउंडर है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 1935 एक्ट से लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक भारत वर्ष में बाबा साहेब ही बाबा साहेब दिखाई देता है। इसीलिए हमारा दर्शकों को मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 1 में ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर लिख के गए हैं। आज बाबा साहेब नहीं होते ना, जी, ये इतना पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता, जितने भी दलाल चमचे जी, जा रहे हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनको इनको आज वहां जाने के लिए अधिकार ही नहीं मिलता। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर का सामने भारत का तमाम सिटीजन कोटि कोटि सलाम करना चाहिए। उनका पास हम लोग, उनका सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। आज उनके दया से आज भारतवर्ष में हमें वोट देने की ताकत मिलता है। उनकी दया से आज हम लोगों को आज इलेक्शन में खड़ा होने की ताकत मिलता है। उनकी दया से आज भारतवर्ष में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुआ है। लेकिन निशा जी 21st सेंचुरी में डेमोक्रेसी खतरे में आ चुका है। बाबा साहब का डेमोक्रेसी आज भारत वर्ष में नहीं चल रहा है। आज यहाँ पार्टी डिक्टेटरशिप चल गया है। इतना मेहनत करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाए, इतना मेहनत करके बाबा साहेब अम्बेडकर ने ब्रिटिश से लड़कर भारत को डेमोक्रेसी बनाए, लेकिन आज ये मनुवादी डेमोक्रेसी को फिनिश कर दिए है, फिनिश हो चुका है। देश के तमाम संपदा को बेच डाले हैं, देश का एग्जीक्यूटिव को बर्बाद कर दिए हैं, देश का लेजिस्लेचर आज आज अपना मनमानी कर रहा है, देश का जुडिशियरी उनका उनका इंडिपेंडेंसी खो बैठा है, और देश का एग्जीक्यूटिव संविधान से नहीं चलता निशा जी। आज देश का एग्जीक्यूटिव
लेजिस्लेचर आई मीन प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का दिशा निर्देश से चलता है। बाबा साहब ऐसा डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे और उनका रिकमेंडेशन और उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है आज का शासन जो चल रहा है ये एंटी डेमोक्रेसी है। हम लोगों को यूनाइटेड होना है, बाबा साहब लिटरेचर को पढ़ना है और भारत का संविधान को बचाना है। निशा जी। जैसे कि अभी सर ने बताया कि हमारे जो बाबा साहब थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनको इंडियन डेमोक्रेसी का फाउंडर कहा जाता था, क्योंकि हमारा जो आज देश है, जो लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को माना जाता है, वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत ही है। हमारा देश जो लोकतंत्र है, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो लोकतांत्रिक है और हमारे देश के संविधान में सभी को समान अधिकार दिए हुए हैं। आज जितने भी राजनीतिक पार्टियां जो बहुजनों की बनती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी बनती है, आज हमारे देश के अंदर अनगिनत राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं। वो इतनी पार्टियां सिर्फ उसी देश में हो सकती है जिस देश के अंदर लोकतांत्रिक हो। और जो आप जैसे कि हमारे देश में कुछ ना कुछ समय बाद या कुछ ना कुछ समय पर जो आंदोलन है वो चलते रहते हैं, वो इसलिए चलते हैं क्योंकि हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक में अधिकार मिला है कि हम अपनी परेशानियों को शांतिपूर्ण आंदोलन करके सरकार तक पहुंचा सकते हैं और सरकार हमारी समस्याओं का हल निकालेगी। ये सिर्फ इसी वजह से हम आंदोलन कर पाते हैं, अपनी बातों को रख पाते हैं, क्योंकि हमारे पास संविधान है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। सर आपका धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू निशा जी, आपको अपने सभी दर्शकों को बुद्धाय जय भीम। अगर आप भी अपने विचारों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं या फिर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर द्वारा भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने विचारों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9910886670। हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही खबरें, ऐसी ही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।